In this video, we are going to start with the new chapter which are drugs used in the treatment of endocrine disorders. तो सबसे पहले एक हमने एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पढ़ने मतलब ऑब्वियसली इट वुड बी रिलेटेड टू द हार्मोन्स. तो हम सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के टाइप ऑन द डिफरेंट बेसिस एंड देन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, उनके डिसऑर्डर्स पे कौन से ड्रग्स देते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो व्हाट आर हार्मोन्स, ये है हार्मोन्स की डेफिनेशन. हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेशन. ये अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास जाकर डिजायर्ड इफेक्ट कॉज करते हैं जो हम अभी पढ़ते हैं. सो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय द endocrine glands, released into the bloodstream and transported to specific target organs where they regulate what certain physiological processes such as growth, metabolism, reproduction, fluid electrolyte balance, stress response and homeostasis. ये थी एक basic introduction about what are hormones and what they do. Then what are the types. अब हार्मोन्स की टाइप्स है ऑन द डिफरेंट बेसिस. पहली है केमिकल नेचर के बेस पे पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन एंड फैटी एसिड डिराइव्ड हार्मोन. फिर सॉल्युबिलिटी के बेस पे लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. फिर कहाँ पर वो हार्मोन्स एक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप पे जहाँ से वो सिक्रीट हो रहा है उसी ग्लैंड पर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑटोक्राइन. अगर वो नियर बाय कोई स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज पैराक्राइन हार्मोन्स. एंड अगर वो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन किसी डिस्टेंट ऑर्गन पे पास जाकर कर रहे हैं देन दोज आर नोन एज एंडोक्राइन. ठीक है, अपने आप पर, नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑर्गन. फिर आते हैं देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स एंड उनके ये फंक्शन है. अब बॉडी फंक्शन पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल. फ्यूल कोई ग्लूकोज हो गया, हमारी बॉडी को के जो सेल्स है उनको फ्यूल चाहिए होता है ना इन डिफरेंट फॉर्म. तो वो अवेलेबल कौन कौन से हार्मोन करा रहे हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन एंड ग्रोथ हार्मोन. मेटाबॉलिक रेट मेंटेन कौन करवा रहे हैं, T3 एंड T4. सोमैटिक ग्रोथ, सोमैटिक ग्रोथ मतलब जो हमारे डिफरेंट सेल्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ मतलब ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट कौन कौन से हार्मोन्स करवाते हैं, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. सेक्स एंड रिप्रोडक्शन में गोनाडोट्रोफिन्स, एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टिन. सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मेंटेन कौन कराते हैं, वो वाले हार्मोन्स जो किडनी पे फंक्शन करेंगे वही सर्कुलेटिंग वॉल्यूम मेंटेन कराएंगे जैसे एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन. स्ट्रेस को के लिए अडेप्ट होने में ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड एड्रेनलिन. एंड कैल्शियम बैलेंस कौन से कराते हैं, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी. ये तो एक बेसिक सी थी. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट. अगर पैनक्रियाटिक हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की. तो उसमें जो हम ड्रग्स देते हैं उन ड्रग्स को क्या कहते हैं, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया. तो जो हम इसके लिए ड्रग्स देंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो उनको क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स. तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स क्या, नेचुरल अकरिंग हार्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड chemical pharmaceutical products which are aimed at lowering the blood glucose levels. जो blood glucose level को लो करेंगे उनको कहेंगे hypoglycemic agents. अब इसमें 2 टाइप्स आती हैं, इंसुलिन एंड OHAs. OHA मतलब ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट. पहले हम डिस्कस करेंगे विद द इंसुलिन. इंसुलिन की ये डेफिनेशन है, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans in the pancreas. अब ये करता क्या है, its primary function is to reduce blood glucose level by promoting uptake and utilization of glucose by tissues and maintaining carbohydrate, fat and protein metabolism. Absence और deficiency cause diabetes mellitus. बहुत easy है, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, इसका फंक्शन है जो हमारे सेल्स है उनको कहना कि वो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर ले, उसको अपटेक कर ले ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, पर्सन नॉर्मल ग्लाइसीमिक स्टेट में चले जाए. और अगर इस हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी कंडीशन आती है, कौन सा वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेलाइटस. दीज आर द टाइप्स ऑफ इंसुलिन. हमारे पास अल्ट्रा रैपिड या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग आती है. टेबल एज इट इज याद करना पड़ेगा. ऑनसेट कि कितनी जल्दी उसका असर आ रहा है, 10 to 20 मिनट्स में आता है रैपिड एक्टिंग का. एंड कितने टाइम तक रहता है, 3 to 5 आवर्स तक. इसमें आते हैं एग्जांपल्स रैपिड एक्टिंग में, इंसुलिन लिस्प्रो, अस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन. ऐसे करके ये सारा टेबल है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. रेस्ट हमने पहले भी किया हुआ है सो इट इज ईजी. फिर हम पढ़ते हैं अब रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन. अब ऐसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं एंड और इंसुलिन सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलेटर्स. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को. पहला है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज. अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो पैनक्रियास को पता चल जाएगा कि अब मुझे हार्मोन सिक्रीट करना है. तो पहला है मेन कौन सा होता है, मेन स्टिमुलस है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज. फिर अगर बॉडी में अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स है, याद रखना अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड इंसुलिन की प्रोडक्शन को
स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? ये उन जो पैनक्रियास पे रिसेप्टर होता है ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं, फिर इंसुलिन सेक्रेट होती है। अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स भी स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। जीआई हार्मोन्स में हमारे पास आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये वाले हार्मोन्स आते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं। फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब वेगस स्टिमुलेशन एंड सल्फोनाइल यूरियास, ये ड्रग्स, ये वाला ड्रग भी स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, हम आगे देखेंगे। फिर कौन कौन सी चीज़ें जो इनहिबिट करते हैं। अब अगर पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो नहीं इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। सोमैटोस्टैटिन्स ये एक तरह के क्लास ऑफ हार्मोन्स है, तो ये वाले हार्मोन्स भी इनहिबिट रिएक्शन करते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, देखो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट कर रहा है बट सिंपैथेटिक इनहिबिट कर रहा है। स्ट्रेस, अगर पर्सन स्ट्रेस में है तो तब ग्लूकोज चाहिए तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज रहे, पर्सन स्ट्रेस में है। और वहाँ पर एक ड्रग था सल्फोनाइल यूरियास जो स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ पर एक ड्रग है डाइजॉक्साइड जो कि इनहिबिट कर रहा है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म होता है कि कैसे इंसुलिन सिक्रेट होता है। ग्लूकोज एंटर्स, जो अगर ब्लड ग्लूकोज अगर बढ़ी हुई है तो वही ग्लूकोज पैनक्रियाटिक सेल्स जो बीटा सेल्स है वहाँ पर एंटर कर जाएगा वाया दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ये वाला एक पाथवे है, तो इसके थ्रू वो एंटर कर जाएगा वहाँ पर एटीपी। अब बीटा सेल्स में एटीपी इंक्रीज हो जाएगी, ये एक स्टिमुलस होगा। जब एटीपी इंक्रीज हो जाएगी तो पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे एंड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम सारा बाहर निकल जाएगा, उसी के साथ सारा इंसुलिन रिलीज हो जाता है। दिस इज हाउ इंसुलिन सिक्रीशन हैपन्स। बाय द वे यू हैव टू मेमोराइज दिस मैकेनिज्म एज इट इज कि कैसे इंसुलिन सिक्रीट होती है। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन कैसे हमारी बॉडी पे एक्शन परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से। सो इंसुलिन कैसे एक्शन परफॉर्म कर रही है। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज बाय दीज पाथवेज। पहला, या तो वो क्या करेगी, हेल्पिंग द ग्लूकोज एंटर द सेल्स के अंदर चलेगी ग्लूकोज तो हाइपरग्लाइसीमिया कम हो गया। दूसरा, बाय स्टोरिंग ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, या तो ज़्यादा ही ग्लूकोज है तो उसको एक स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में। स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी। ब्लड में से ग्लूकोज गई जो हम चाहते हैं। इंक्रीजिंग फैट स्टोरेज, अगेन या तो उसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर देगी या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस, उससे प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करवा देगी कि अच्छी चीज़ बन जाए, प्रोटीन्स बन जाए। एंड ये सारा कुछ होता है कैसे है, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये सारा कुछ होता है। समझ आ गया कैसे ब्लड ग्लूकोज लोअर हो रही है, एंटर करवाकर या ग्लाइकोजन या फैट या प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर करवाकर। क्लियर। अब ऑप्शन क्या हो रहा है, सबसे पहले इंसुलिन प्रोड्यूस हो गया, उस मैकेनिज्म से इंसुलिन टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर गया। रिसेप्टर का नाम है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। जब उस पर बाइंड किया, उस रिसेप्टर पे एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट था IRS विच इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो गया। जब वो सबस्ट्रेट एक्टिवेट हुआ ना, उसने एक पाथवे को, एक फुल फ्लेज पाथवे को एक्टिवेट कर दिया विच इज PI3K2 AKT। ये एक पाथवे है, ये एक्टिवेट हो गया। PI3 स्टैंड फॉर फॉस्फोआइनोसिटाइड 3 काइनेस। ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। जब ये पाथवे एक्टिवेट हो गया ना, एक ट्रांसपोर्टर होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है GLUT4। ये ट्रांसपोर्टर एक तरह का प्रोटीन ही होते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किसकी ट्रांसपोर्टेशन में, ग्लूकोज बाहर से सेल के अंदर जाता है जो हम चाहते हैं। तो अगर ये ट्रांसपोर्टर आएगा तभी तो हमारा काम होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी तो ये उसी सेल के सरफेस की तरफ चला जाता है जब ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। ग्लूकोज एंटर द सेल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, जो हम चाहते हैं। इस तरीके से इंसुलिन ने वर्क किया। इंसुलिन आया, रिसेप्टर पे लगा, वहां पर एक सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो गया, फिर एक पाथवे एक्टिवेट हो गया जिसके कारण हमारा ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस के ऊपर आकर लग गया। जब वो लगा, ग्लूकोज अंदर चलेगी। अब हम बढ़ते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन ने हमें अभी पढ़ा ना, वो जो कहाँ के सेल्स के सरफेस पे आके लग रहा था, इन्हीं स्केलेटल मसल्स के सेल पे आके लग रहा था। स्केलेटल मसल और फैट सेल्स के ऊपर आके वो लग रहा था, इन्हीं के अंदर ग्लूकोज ने स्टोर होना है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि हर एक पे क्या क्या इफेक्ट आया इंसुलिन का। सबसे पहले हमारा टारगेट टिश्यू में है स्केलेटल मसल। यहाँ पर इंसुलिन ने क्या किया, स्केलेटल मसल पे जाके जो भी हमने देखा ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करा दी, वो तो सभी में ही करानी ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करा दी वाया दिस ट्रांसपोर्टर, तो ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होगी। और इसने क्या किया, स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है, मसल्स में अब ये स्टोर होगी ग्लूकोज, मसल्स में जाके ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज करा दी, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, अगेन ब्लड ग्लूकोज डिक्रीजेस। और मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर इंक्रीज करा दी, मसल की ग्रोथ हुई एंड रिपेयर हुई। समझ आ गया स्केलेटल मसल पे इंसुलिन ने जाके क्या किया। अब फैट्स पे जाके उसने क्या किया, एडिपोज टिश्यू पे जाके उसने क्या किया, अगेन ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करा दी, मोर ग्लूकोज अवेलेबल फॉर फैट स्टोरेज। ठीक है। दूसरा, इसने उसी ग्लूकोज से फैट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करवा दी, मतलब लिपोजेनेसिस।
करवानी स्टार्ट कर दी, फैट स्टोरेज इंक्रीजेस। दूसरा, इसने लिपोलाइसिस कम करवा दी, फैट ना टूटे, कीटोन बॉडीज ना बने, ठीक है, लिपोलाइसिस कम करवा दी, प्रिवेंट फैट ब्रेकडाउन एंड कीटोन फॉर्मेशन। क्लियर है? ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कराई, लिपोजेनेसिस इंक्रीज कराई, बट लिपोलाइसिस खत्म करा दी, नहीं तो कीटोन बॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये काम किया इंसुलिन ने। इसलिए तुम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इंसुलिन देते हैं ताकि कीटोन बॉडीज ना बने। फिर आता है लिवर, वहां पर जाके इंसुलिन ने क्या किया, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज करा दी, ग्लूकोज स्टोर हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज करा दी, ज्यादा और ग्लूकोज, नया ग्लूकोज ना बने, हम चाहते हैं नया ग्लूकोज बने, हम तो ग्लूकोज लेवल कम करवा रहे हैं, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर का ही तो काम है करना, तो लिवर पे जाके उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस खत्म करवा दी कि नहीं बनानी न्यू ग्लूकोज। एंड कीटोजेनेसिस, लिवर कीटोन बॉडीज भी बनाता है, तो कीटोजेनेसिस भी कम करवा दी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम कराई एंड कीटोजेनेसिस कम कराई। ये काम उसने किया लिवर पे जाके। क्लियर है? दिस वर द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन द डिफरेंट टिश्यूज। अब हम बेसिकली जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले रहे हैं, ये इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स हैं इंसुलिन के। इंडिकेशन क्या है, टाइप 1 में दे दो, देते ही मेन तो हम टाइप 1 में देते हैं। टाइप 2 में हालांकि हम OHA देते हैं, बट हम इंसुलिन भी दे सकते हैं जब उससे काम नहीं बनना। DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मैंने अभी बताया देते हैं, क्यों देते हैं वो समझ आ गया। हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, ये क्या है, नाम बता रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये एक कंडीशन है जो जब पर्सन एक्सेसिवली हाइपरग्लाइसीमिक हो जाए और उसके साथ साथ उसके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन भी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब पर्सन एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड हो जाता है इस स्टेज पे आके। तो अगर ये चीज़ है हाइपर, ये वाली हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इसमें भी दे सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में दे सकते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी, सीवियर इन्फेक्शन या क्रिटिकल इलनेस एंड डायबिटिक्स। हाइपरकैलीमिया क्यों? क्योंकि एक ही बात याद रखना, जो इंसुलिन होती है वो पोटेशियम को सेल्स के अंदर लेकर जाने में मदद करती है, तो हाइपरकैलीमिया कम हो जाएगा। एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी क्यों? एक तो जो क्योंकि क्या कर रहा है इंसुलिन, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कराता है ना। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कार्डियक मसल सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत है क्योंकि वो रिपेयर हो सके अब MI के बाद या MI के दौरान, तो इसलिए हम इंसुलिन देते हैं ताकि अपटेक बाय द कार्डियक मसल सेल्स शुड इंक्रीज एट दैट टाइम। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर ऑलरेडी पर्सन हाइपोग्लाइसीमिक है या सीवियर हिपैटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट है, ये तो सभी में ही होता है। एंड केयरफुल इन पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट आर द साइड इफेक्ट? पर्सन को क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स आते हैं, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, कंफ्यूजन, कोमा, वेट गेन हो सकता है, लिपोडिस्ट्रोफी एट इंजेक्शन साइट, ये तो हमें पता है, हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, लोकल एलर्जिक रिएक्शन, एडिमा एंड सोडियम रिटेंशन। वाई insulin can cause edema and sodium retention? Because it causes sodium and water reabsorption by the kidneys, that's why. And then hypokalemia हो सकता है, ज़्यादा इंसुलिन दे दी, सारे का सारा इंसुलिन ने पोटेशियम सेल्स के अंदर भेज दिया, ब्लड में कुछ रहा ही नहीं, तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इंसुलिन क्लियर। अब हम बढ़ते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। ये क्या है? ये वही ड्रग्स है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं, बट दीज आर एडमिनिस्टर्ड वाया माउथ, ठीक है। ये वो इंसुलिन हम मेजरली टाइप 1 डायबिटीज़ में देते हैं, बट OHAs हम बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में क्या था, टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, जो पैनक्रियास के सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाते हैं एंड इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। बट टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन तो बन रही है, बीटा सेल्स फंक्शनल तो हैं, बट जो हमारी सेल्स है बॉडी के, दे बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो चुकी है। एंड ऐसा मेजरली ओबीज पॉपुलेशन में होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए, तो उन केसेस में हमने OHAs देने हैं। क्यों देने हैं? बिकॉज OHAs का फंक्शन काम होता है ना कि इंसुलिन सेक्रीट करवाना, बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करना, उसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना, जो हम चाहते हैं। इसीलिए दैट इज द रीजन दैट वाई इन केस ऑफ टाइप 1 वी गिव इंसुलिन, बट इन केस ऑफ टाइप 2 वी गिव OHAs। क्लियर है? दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, जो अभी भी मैंने बोला इसमें वही लिखा है, यू कैन रीड इट आउट। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ OHAs। पहली एक टाइप होती है सल्फोनाइल यूरियाज, फिर है बाइगुआनाइड्स एंड लास्ट है थायाजोलिडीन डेरिवेटिव्स। सल्फोनाइल यूरियाज फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में टोल्ब्यूटामाइड, एसीटोहेक्सामाइड, क्लोरप्रोपामाइड एंड टोलेजामाइड है। सेकंड जनरेशन में ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिपिसाइड एंड ग्लिक्लाजाइड है। बायोगुआनाइड्स मेन है मेटफॉर्मिन, फिनफॉर्मिन, मेटोमॉर्फिन एंड ब्यूफॉर्मिन, ये दो मेन अभी दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन। एंड लास्ट है थायोलिडीन डेरिवेटिव। अब हम तीनों को एक एक बारी इस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे, सल्फोनाइल यूरिया, बायोगुआनाइड्स एंड थायोलिडीन्स को। तो पहले हम देखते हैं सल्फोनाइल यूरियाज, ये कैसे एक्ट करते हैं। ये तो तुम्हें पता चल गया, सल्फोनाइल यूरियाज की डेफिनेशन देख लो।
सल्फोनाइल यूरियास आर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज्ड मेनली इन द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है, अभी बताया। दे स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स टू इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन देयर बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज। अब याद देख लो, अभी अभी वैसे मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं कराते बट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाते हैं। बट सल्फोनाइल यूरियास भी पुराना वाला सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, इंसुलिन वाला ही, इसलिए हम इनको कम यूज करते हैं। ये क्या इंसुलिन की सिक्रीशन ही करवा रहे हैं, जो जैसा इंसुलिन वर्क करती है ना, सिमिलरली सल्फोनाइल यूरियास वर्क करते हैं। दे स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स टू इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन देयर बाय लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मम्मी ये सिक्रीशन करवा रहे हैं थ्रू बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को कैसे मतलब बीटा सेल्स को कैसे ये एक्ट करवा रहे हैं कि वो इंसुलिन सिक्रीट कर सके, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है देखो। एक्ट सेम अभी हमने पीछे अभी मैंने बताया था ना इंसुलिन वाला, सेम वही है। पहले हमने छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था ना कि कैसे इंसुलिन सिक्रीट होती है, सेम वही वाला लिखा हुआ है। एक्ट ऑन द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। हमने देखा था ना कि क्या हो रहा था, जब हम वहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज जो हाइपरग्लाइसीमिया में था तभी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी ना, तो जब ग्लूकोज बीटा सेल्स को जाकर लग रही थी तब पोटेशियम चैनल्स क्या हो रहे थे, क्लोज हो रहे थे एंड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे थे, जिसके कारण कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा था एंड इंसुलिन बाहर निकल रही थी। ट्रिगर्स द एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। सेम यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, ग्लूकोज आकर लगा पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को, बीटा सेल्स पे कैल्शियम चैनल्स पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए, पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए एंड कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, जिसके कारण कैल्शियम सारा अंदर चला गया एंड इंसुलिन बीटा सेल्स से बाहर निकल गया, मतलब ब्लड में आ गया जो हम चाहते थे, ऐसे हुआ। इंडिकेशंस अगेन ये तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देते हैं। दूसरा फेलियर ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज थेरेपी, जब जो बीस वही मैं अभी बताया ना ये बीस पॉपुलेशन में होता है, तो ऐसे लोग जो डाइट एंड एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। एंड सल्फोनाइल यूरियास कैन बी कंबाइंड विद मेटफॉर्मिन एंड अदर एजेंट्स, ये तो क्लियर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टाइप 1 में नहीं देते, क्यों नहीं, हम सल्फोनाइल यूरियास को टाइप 1 में हम इसीलिए नहीं देते, मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंस बताया ना कि टाइप 1 में बीटा सेल्स बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अब उस केस में अगर पर्सन को टाइप 1 है, उसकी बीटा सेल्स नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, हम उसको सल्फोनाइल यूरियास देंगे, तो सल्फोनाइल यूरियास अंदर जाके उसके खराब हुए बीटा सेल्स को कहेंगे कि तुम इंसुलिन सेक्रेट करो, ऐसे हो पाएगा? इससे तो उसकी कंडीशन और वर्सन हो जाएगी, इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में नहीं देते। दूसरा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमने बाहर से आईवी इंसुलिन देनी होती है, ऐसे हम अंदर वाले सेल्स को, उसको बीटा सेल्स को कहेंगे कि तुम इंसुलिन प्रोड्यूस करो, उससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डीके में हमने आईवी इंसुलिन देनी होती है, ना कि ऐसे सल्फोनाइल यूरियास देकर बीटा सेल्स को कहना कि तुम इंसुलिन प्रोड्यूस करो। इट शुड नॉट बी डन सो। सीवियर हेपेटिक एंड रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू सल्फोनामाइड। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? ज़्यादा ही हमने OHA दे दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया, इसके कारण वेट गेन भी होता है, GI अपसेट, एलर्जिक रिएक्शन और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी इन रेयर केसेस। ड्रग इंटरेक्शन, जो सल्फोनाइल यूरियास है ये इनके साथ इंटरेक्ट करके टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, किसके साथ? विद अल्कोहल, नसैड्स, वॉर्फरिन, सल्फोनामाइड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स के साथ। Second है बाइगुआनाइड्स। डेफिनेशन, दीज आर ऑल्सो एन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग। मेटफॉर्मिन मेन ड्रग है जो सबसे ज़्यादा देते हैं एंड दे आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, सबसे पहले मेटफॉर्मिन तो दी जाती है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होती है। दे लोअर द ब्लड ग्लूकोज विदाउट इंक्रीजिंग इंसुलिन सेक्रेशन एंड डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। मैं यही बता रही थी, सिर्फ सल्फोनाइल यूरियाज है जो इंसुलिन की तरह एक्ट कर रहे थे, वैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, बट जो अभी ये वाले दो क्लासेस है बचे हुए जैसे बाइगुआनाइड, ये इंसुलिन सेक्रेशन नहीं कॉज करते, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं कि जितना भी इंसुलिन है सेल्स उसके लिए सेंसिटिव हो जाए और जितना इंसुलिन है उतना अच्छे से वो वर्क करे। इसलिए इनके केसेस में ज़्यादा इंसुलिन क्योंकि सिक्रीट होता ही नहीं है तो हाइपोग्लाइसीमिया एज एन एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। इन केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए मेटफॉर्मिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग। अब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो पहले जैसे ही था, है ना, जैसे पहले देखा, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन डिक्रीज हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, मतलब एक तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बंद कर रहा है, नई न्यू ग्लूकोज फॉर्म होगी तो अच्छी बात है। दूसरा ये और क्या कर रहा है, बाइगुआनाइड्स, इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, की जितना ग्लूकोज है वो उसको इंक्रीज करा देंगे, उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करा देंगे। तीसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करवा दी, ठीक है, कि जितना इंसुलिन बॉडी बना पा रही है वो तो अच्छे से वर्क करे। थर्ड, डिक्रीज इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक कर रहा है बट हमने इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने दी, मतलब कम ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वही हम चाहते हैं। दूसरा, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स वेट रिडक्शन, दैट इज बाय
डज नॉट स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, ये हमने देख लिया। तो ये इन फॉलोइंग वेज से एक्ट कर रहा है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होने ही नहीं दे रहा, इंटेस्टिनल ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने दे रहा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करा रहा है एंड ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज करा रहा है। 4 पाथवे फॉलो कर रहा है। इंडिकेशन, फर्स्ट लाइन ड्रग इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस स्पेशली ओबीज पेशेंट। इंसुलिन अगर किसी को रेजिस्टेंस हुई है तो ऑब्वियसली उन केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ में एंड पीसीओएस में भी। वाई नाउ पीसीओएस में क्या हो रहा है, जो द विमेन हु आर सफरिंग विद पीसीओएस उनके केस में दे माइट बी सफरिंग विद इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो हम बाइगुआनाइड्स देंगे तो वो क्या कर देंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देंगे एंड जिसके कारण और क्या होगा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गई तो जो मेल हार्मोन उनके केस में प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी अब कम प्रोड्यूस होंगे, जिनके कारण उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट हो जाएंगे। क्लियर है। इसी कारण से हम पीसीओएस के केसेस में ये OHAs देते हैं, स्पेसिफिकली कौन से देते हैं, बाइगुआनाइड्स देते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसमें आता है रीनल फेलियर, हिपैटिक डिसीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगेन हमने पढ़ा था ना, जो ये वाले हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स होते हैं ये वाटर एंड सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कॉज करते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो हार्ट के अराउंड इतना तो फ्लूइड भरा हुआ है तो हम चाहेंगे और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए। एंड प्रेगनेंसी के केस में एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, जीआई अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मेटालिक टेस्ट, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करवा सकते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है बाइगुआनाइड्स देने से, नो हाइपोग्लाइसीमिया एंड नो वेट गेन, ये तो अच्छी बात है। ड्रग इंटरेक्शन अल्कोहल के साथ, सिमेटिडीन के साथ एंड विद नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हम इनको नहीं देते। मम्मी थोड़ा सा रोला कट कर। तो इनकी डेफिनेशन क्या, दे आर ऑल्सो एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स विच आर यूज्ड इन अगेन विद द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। दे इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेन ड्रग्स इसमें आते हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन एंड अगेन यू कैन सी कि दे आर ऑल्सो फंक्शनिंग सिमिलर विद द सेकेंड वन विच वर बायोगुआनाइड्स, ओनली द फर्स्ट वन वर एक्टिंग लाइक इंसुलिन, अदर टू क्लासेस आर इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूसिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो लास्ट थर्ड क्लास है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या कर रही है, दे इट एक्ट्स ऑन दीज रिसेप्टर विच इज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा इन एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल एंड लिवर। इन जगह पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर एक्ट करवाकर इंसुलिन सेंसिटिविटी की को इंक्रीज करवा देते हैं एंड वहाँ पर ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यूज पे, स्केलेटल मसल्स, लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज पे जाकर उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कराकर वहाँ पर ग्लूकोज अपटेक को भी इंक्रीज करा देते हैं एंड हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करा रहे हैं, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने दे रहे। तो समझ आ गया, जो थर्ड क्लास है ये इन रिसेप्टर्स, मेन रिसेप्टर याद रख लो, इस रिसेप्टर पे एक्ट करके काम तो वही कर रहा है, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज। इंडिकेशन क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वही सेम, कैन बी यूज अलोन और विद मेटफॉर्मिन एंड अदर ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हार्ट फेलियर है क्लास 3 और क्लास 4 बिकॉज इट कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन, तो उससे क्या होगा, हार्ट पे वर्कलोड और इंक्रीज हो जाएगा अगर ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में होगा। तो लिवर एंड ऑल लिवर डिसीज है या रीनल फेलियर है तो उस केस में हम नहीं देते ब्लैडर कैंसर, बिकॉज स्पेसिफिकली ये वाला जो ड्रग है पायोग्लिटाजोन ये ब्लैडर कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करवा देता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड टाइप 1 एंड डीके में हम नहीं देते, हमने पहले भी देखा था क्यों नहीं देते। एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है, वेट गेन, वही फ्लूइड रिटेंशन कॉज करा सकते हैं जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज बोन फ्रैक्चर, इट इज़ वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायरोलिडियोन्स। हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर इंक्रीज करा देता है। इसकी ड्रग इंट्रैक्शन किसके साथ होती है, इंसुलिन के साथ, इट विल इंक्रीज द फ्लूइड रिटेंशन, रिफेम्पिसिन के साथ, कीटोकोनाजोल्स के साथ एंड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ।